और किसानों को दी और हम मीडिया ने ईमानदारी से उनकी खबरें अच्छी प्रकाशित की। लेकिन कुछ राजनेताओं ने षड्यंत्र रचकर सर रक्षाबंधन पर उन्होंने एक अच्छी पहल की थी जिसमें 100 ऐच्छिक हक त्याग की बात बोली थी सर। उसमें स्वयं बहन को टारगेट नहीं किया था सर, लेकिन कुछ मीडिया अपने मीडिया बंधुओं ने भी और राजनेताओं से मिलकर षड्यंत्र रचकर उनको निलंबित करवाया सर। लेकिन सर जैसे उन्होंने 21 तारीख को जैसे प्रेस विज्ञप्ति जब जारी की थी ना सर, तो सर उसमें पुरुष और महिला थी और 100 ऐच्छिक था सर, इसमें कोई अन्यत्र बात नहीं थी। तो सर मेरी आपके माध्यम से सर राज्य सरकार से यही मांग है कि तहसीलदार साहब को जो निलंबित करवाए इन्होंने षड्यंत्र रचकर, तो उनको बहाल करवाया जाए सर। सर उनको निलंबित करवाने का एक ही कारण रहा इन लोगों का कि बीच के दलों ने सर हेडलाइन में जो मिट्टी उठाई गई थी बिना एसटीपी के, तो इसमें कई बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, उनका नाम तो नहीं लूंगा सर सार्वजनिक मंच पे, लेकिन सर उनके बड़े बड़े ठेके चल रहे हैं सर, और उन्होंने बिना परमिशन, राज्य सरकार की बिना परमिशन की मिट्टी उठाई है और उन्होंने तालाबों को या तो कांग्रेस का दलाल होगा या बीजेपी का दलाल होगा सर। मैं दोनों पार्टियों में किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सांप ना तो नाग ना तो दोनों एक ही है सर, आप भी जानते हो सर। तो सर मेरा तो यही निवेदन है कि आप एक बढ़िया आर्टिकल, क्योंकि आपका अखबार का तो नाम चलता है सर और आप एक ईमानदार पत्रकार हो, तो एक बढ़िया आर्टिकल सुरेंद्र जी से मैं जानना चाहूंगा। सुरेंद्र जी सर, आपके तहसीलदार का थोड़ा सा विवरण जनता को बताएं। नमस्कार सर, मैं सुरेंद्र कुमार प्रजापति। मैं सीधा कहना चाहता हूं कि आज जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो जनहित में जो गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा जो योजनाएं निकाली गई है उनका डायरेक्ट जनता तक पहुंचे और उनको लाभ मिले, उस योजना के जानकारी में बताना और उनके माध्यम से लोगों का भला करना, ये जानकारी दी है उन्होंने। और इसी माध्यम से कहीं लोगों का 2 रुपए में काम हुआ है। जो काम लोग हजारों चक्कर लगाते थे, आज वो काम 2 रुपए में हुआ और 2 रुपए के माध्यम से उन्होंने निकाला कि केवल मात्र 2 रुपए का आप टिकट लगाइए और उस टिकट के थ्रू आप मेरे पास अपील लेके आइए, मैं आपका काम करूंगा। उन्होंने काम किया, बहुत से लोग उनसे संतुष्ट थे। लेकिन जो कई लोगों को लगा, बीच वालों को, कि आज हमारा जो बीच का माध्यम था वो खत्म हो गया। लोग क्या करते हैं, नेताओं की और दलालों की चापलूसी करके और माध्यम से अधिकारियों के पास जाके काम करवाते थे। आज वो माध्यम खत्म हो गया, डायरेक्ट जाके अधिकारी से मिल रहे हैं और उस माध्यम से उनका जो सरकारी योजना है, राजस्व विभाग की योजना है, उनको बताई जा रही है, बता के उनका काम हो रहा है। आज देखी जाए तो 7 दिन के अंदर लोगों को नकल मिल जाती है एप्लीकेशन देने के बाद, और 10 दिन उसको, केवल 10 दिन उसके ऊपर एला रख सकता है और 15 दिन से 20 दिन तहसीलदार रख सकता है। उस माध्यम से उस कानून को बताता है और जो अधिकार है, मानव अधिकार है, जो जनता के अधिकार है, उनको बताना और अच्छी पहल करना ताकि जनता को लाभ मिले, ऐसा काम उन्होंने किया है। और यही काम कहीं ना कहीं दलालों को समझ में आया और उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके, और आज देखा जाए उन्होंने कौन सी बात गलत कही थी। आज देखा जाए जो उन्होंने प्रेस नोट निकाला है उसको देखिए, उन्होंने अपील की है उसको देखिए बहनों के लिए, उसमें क्या गलत है, कौन सा कानून गलत है बताइए। मैं कहना चाहता हूँ जनता से कि जनता भी जागरूक हो जाए, जो अधिकारी आपके हित में काम कर रहे हैं उनका साथ दे बरोबर, ताकि आपको आगे बढ़ सके और आपकी समस्या का जो समाधान है वो जल्दी हो सके। लगातार तहसीलदार के ऊपर लगे आरोपों को लेकर आज एक बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं जब ईमानदार अधिकारी अपना काम करने लगते हैं तो बेईमान भ्रष्ट निकम्मे नेता उनका वजूद दिखा देते हैं और ऐसे अधिकारियों को कहीं ना कहीं षड्यंत्र में लेकर उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप जड़ देते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और राजस्थान की जनता से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज जो ये कृत्य सामने आया है, इस तरह के कृत्य पर राजस्थान सरकार के बैठे ईमानदार अधिकारी कम से कम एक बार देखें और समझें कि कौन गलत है और कौन सही है। लगातार वहां की मीडिया, वहां का जनप्रतिनिधि, वहां का समाज सेवक
जब ये कह रहा है कि हमारा ईमानदार तहसीलदार था, उसके ऊपर बेईमानी का ठप्पा लगा दिया है। तो मैं ऐसे तहसीलदार को नमन करना चाहूंगा, ऐसे तहसीलदार के लिए कहना चाहूंगा जो जनता के हित में काम करता है फिर भी उसे सजा मिलती है। ऐसे तहसीलदार के लिए वहां की जनता को एक होना होगा और कहीं ना कहीं वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को, राज्य सरकार के मंत्री को, वहां के जनप्रतिनिधियों को यह अवगत कराना होगा कि अगर तहसीलदार के ऊपर लगाए आरोप वापस नहीं लिए गए तो जनता चुप नहीं बैठेगी। अब जिस प्रकार से जो आरोप लग जाते हैं, उन आरोप को खंडन करने के लिए कहीं अधिवक्ता सामने आते हैं तो कहीं पत्रकार सामने आते हैं। आज इसी प्रकार का मामला सामने आया है कि वहां की जनता के ईमानदार वरिष्ठ पत्रकार जो हैं ग्रामीण लेवल के, वो आज खुलेआम आकर कह रहे हैं कि कम से कम इस तहसीलदार को तो छोड़ दो, इस तहसीलदार को तो कम से कम आरोपों को घेरों में मत लो, जो ईमानदार काम कर रहा है। प्रदीप जी, जनसमय न्यूज, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, दर्शकों से, क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी है? क्या तालियां बजाने का काम करते हो? कहीं ना कहीं ईमानदारी मन में लाओ, कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करो। हम वही हैं जो जनता के बीच में आते हैं और जनता की समस्या समाधान करने का कर्तव्य करते हैं। कहते हैं हम ईमानदार हैं, मगर ईमानदारी के लिए लाइव पर आकर बोलना, लाइव पर आकर कहना, लाइव पर आकर जनता की समस्या का समाधान करना, वरना इन नेताओं को चूड़ियां पहननी होगी। इन नेताओं को, इन भ्रष्ट पत्रकारों को भी समझना होगा जो मीडिया में दलाली के लिए आते हैं, मीडिया में सिर्फ उनका वर्चस्व कायम करने के लिए आते हैं। ऐसे दलाल पत्रकारों को काला मुंह कर जूत देकर अपनी पत्रकारिता से खदेड़ना होगा, क्योंकि आज जो ईमानदार पत्रकार अपना घर परिवार छोड़कर इन जनप्रतिनिधियों के लिए, इस जनता के लिए मेहनत कर रहा है, वो कभी ना ये देख रहा है, ना कभी वो सोच रहा है क्या मिलता है आज के ईमानदार पत्रकार को, क्या मिलता है? कोई तनख्वाह देता है? कोई लाखों रुपए मिलते हैं ईमानदार पत्रकार को? गलतफहमी निकाल दो मेरे मित्रों। ईमानदार पत्रकार आज भी दुखी है और बेईमान पत्रकार कार में घूम रहा है, बेईमान पत्रकार आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, बेईमान पत्रकार आज सोने की अंगूठियां पहनकर ऐश कर रहा है। हंसने में हंसते हैं लोग, मगर ये मत सोचो कि हंसने से कोई कमजोर हो जाएगा। बढ़ती हुई सीढ़ियों पर, बढ़ती हुई ऊंचाइयों पर हंसने वाले जरूर आते हैं, मगर ईमानदार हो तो बढ़ते चलो, एक दिन आपकी पहचान और आपकी ताकत जरूर रंग लाएगी। मैं इसी तरह से इन तहसीलदार साहब के लिए कहना चाहूंगा कि अगर तहसीलदार साहब ईमानदार हैं तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी में दम नहीं है। बस आपको, हमें, नरेंद्र जी को, भुवनेश जी को, सभी को एक होना होगा, आपकी जनता को एक करना होगा, क्योंकि आपके साथ वहां के पत्रकार साथ हैं, वहां के ईमानदार व्यक्ति साथ हैं। लगातार हमारे बीच में हम इसी मुद्दे को लेकर आते हैं और नरेंद्र जी से, भुवनेश जी से, पहले मैं भुवनेश जी से जानना चाहूंगा कि क्या वहां की जनप्रतिनिधि और वहां के ईमानदार व्यक्ति तहसीलदार जी के लिए कुछ बोल रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, जो जनप्रतिनिधि है तो बड़े जनप्रतिनिधि तो उनसे नाराज है सर, क्योंकि सर जैसे उन्होंने 2 रुपए के नेता दलाल नाराज है या बीजेपी का नेता दलाल नाराज है? सर दोनों ही नाराज है। मेरा सर आप समझ रहे होंगे सर, जो ईमानदार व्यक्ति है क्या वो नाराज है? जी सर, ईमानदार व्यक्ति तहसीलदार साहब के पक्ष में है और मतलब जो पब्लिक है, किसान है, वो भी मतलब तहसीलदार साहब के पक्ष में है सर। लेकिन जो नेताओं के जो दल्ले हैं, जो दलाल नेताओं ने पाड़ा रखे थे सर, वही नाराज है। और सर हेडलाइन में भी हाथ है कुछ, जो मिट्टी खनन वाला मामला उन्होंने एसीबी में रख दिया सर, उसकी जांच चल रही है, तो सबसे बड़ा मामला वही आ रहा है बीच में सर। एक सबसे बड़ा मुद्दा एक और था, जो 2 साल से घर पे फायर की शिकायत हो करके घर पे पड़ा हुआ था और गवर्नमेंट से पूरी तनख्वाह उठा रहा था। उस मुद्दे को उन्होंने उजागर किया और जनता के सामने लाए। इस कारण से भी उनका गिराना इन लोगों को रास नहीं आया। इन लोगों ने उनको इस तरीके से भी गिराया है। 2-3 मुद्दे ऐसे हैं सर जो एक ईमानदार तहसीलदार ही कर सकता था।
बेईमान तो आए, रिश्वत लेते रहे, 2 साल तक सिग्नेचर करवाते रहे और तनख्वाह पूरी देते रहे, गवर्नमेंट को अंधकार में रखा। तहसीलदार का नाम जानना चाहूंगा मैं। दिलीप जी प्रजापति। दिलीप जी प्रजापति के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों में मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप इस तरीके का ये है सर कि इन्होंने जो बहन बेटियों के लिए जो एक और राखी रक्षाबंधन पर उन्होंने स्वैच्छिक कारण से, स्व इच्छा से जो त्याग बताया था, उस त्याग को लेकर के इन लोगों ने उसे एक मुद्दा बना करके और ये कहा कि बेटियों का हक छीना जा रहा है। इस बात को लेकर के ही उनको लायनाजिर किया गया। एक मंत्री कहता है कि ब्राह्मण गलत हैं, तब कुछ नहीं होता क्या? मंत्री बर्खास्त नहीं होता? 12 का मंत्री खनन माफिया खुलेआम कहता है और खुलेआम पूरे राजस्थान में खनन चल रहा है, उसके ऊपर अशोक गहलोत कार्रवाई नहीं करता। और एक तहसीलदार अपने मौखिक बयान गलत दे देता है तो उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। कहीं ना कहीं इस पर जांच हुई है या नहीं हुई है? धारीवाल जी ने एलन कोचिंग के लिए सरेआम बयान दिए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं कहना चाह रहा हूं, तहसीलदार जी का पक्ष और विपक्ष, क्या उस मामले को लेकर किसी अधिकारी ने जांच करी है या नहीं करी है? आज दिन तक उस मुद्दे पे खुल करके कोई भी राजनेता या नेता सामने नहीं आया है। ई न्यूज से हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं उनसे जानना चाहूंगा मैं, क्या वहां पर जांच हुई है नहीं हुई है? देखो सर, मैं कहता हूं कि आज दिन तक, आज कोई देखो, एक सड़क का मामला है, सड़क में बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं, मानव अधिकारों का खंडन हो रहा है। जो जनता है उसका अधिकार है अच्छी सड़क बना के देना, जनता का अधिकार है कि अच्छी सड़क मिले उसको और सुविधा मिले। उस पर कोई एक्शन नहीं होता तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं? जनता जनप्रतिनिधि है, जो अधिकारी है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जब उसको अच्छी सड़क बना के देना चाहिए? गवर्नमेंट का अधिकार, राज्य सरकार का अधिकार है कि वो टैक्स और अन्य रूपों में वसूल करती है, तो जनता का अधिकार है उसको अच्छी सड़क दे, अच्छी सुविधा उपलब्ध कराए। ऐसे ही हमारे तहसीलदार जी थे, उन्होंने अच्छा काम किया ताकि उन पर आज कौन सी कमेटी बिठाई और कौन सी जांच की, ऐसा कोई पहलू नहीं है जो जनता के सामने उजागर किया हो। नहीं तो विष्णु जी जुड़े हुए हैं, मैं विष्णु जी से जानना चाहूंगा, एक मिनट में 2 मिनट आपको दूंगा। विष्णु जी पटेल से जानना चाहूंगा, किसान नेता है। विष्णु जी, कोई तहसीलदार के ऊपर आरोप लगता है और उसे बेईमान घोषित कर दिया जाता है, तो आपका क्या कहना है इस पर? विष्णु जी, क्या जांच होनी चाहिए? सर, इसमें सत्यता की जांच होनी चाहिए। किसी भी अधिकारी हो चाहे किसी पर भी आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसकी सत्यता की एक पहलू तक जाना चाहिए। कोई कह देने से या किसी तरह से कोई हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, कोई बात हो, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा ये मानना, जब तक जांच नहीं हो, खुलासा नहीं हो, किसी पर कलंकित करना गलत बात है सर। मैं सबसे विष्णु जी से एक बात कहना चाहूंगा। विष्णु जी, जब कोई मामला आता है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो या कोई भी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, आज देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी आरोप लगते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी विभागीय जांच होती है और विभागीय जांच में उनको देखा जाता है कि विभागीय जांच में उनका क्या सेटअप होता है, विभागीय जांच किस प्रकार से हुई है, विभागीय जांच में वो दोषी पाया गया है या नहीं पाया गया है। तो कहीं ना कहीं तहसीलदार जी का जो मामला है, जिस मामले को लेकर भुवनेश जी, नरेंद्र जी, वहां के ग्रामीण तबके के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के नेता गलत है, बीजेपी के नेता गलत है, समाजवाद, कोई भी हो, मगर कम से कम इन नेताओं से हटकर सरकार को या जिला कलेक्टर को एक जांच बिठानी चाहिए और उस जांच पर वहां के 5 लोगों के बयानों के साथ साथ इस मुद्दे पर विशेष मंथन करते हुए कि ये मुद्दा हुआ क्यों है और ये कारण क्यों रहा है, इसकी क्या जांच होनी चाहिए थी? बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए थी। वहां के स्थानीय 5 लोगों को लेना चाहिए था, वहां के स्थानीय लोगों के जांच बयान होने चाहिए थे, उसकी जांच होकर फिर तय होना चाहिए था, सत्यता की तय बाद में होना चाहिए था। और स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके विभाग से जांच कराने का मतलब कभी भी कोई भी अपने अधिकारी को कलंकित नहीं बताएगा। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए इसकी, ये बात है। हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं।
राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नमस्कार। जिस प्रकार से आपके सामने मुद्दा है, आज एक तहसीलदार के ऊपर आरोप गंभीर हैं और कहीं ना कहीं वहां की जनता ये बोल रही है कि तहसीलदार जी अच्छे हैं और उनके ऊपर एक ये आरोप जड़ा गया है और कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, जनता ये चाहती है। और जनता इसी के साथ एक बात और बोल रही है कि वहां के नेताओं ने तहसीलदार को फंसाया। चलो हम ये बात नहीं कहते हैं कि नेताओं ने फंसाया, मगर ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं जांच होना जरूरी था। राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, म्यूट, आप थोड़ा म्यूट खोल लें, म्यूट का बटन आप कर लें। हाँ जी, हाँ। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। आपने देखा होगा, जो भी जनता के प्रति कोई कार्य करने वाला अधिकारी आता है तो नेता उसको कहीं ना कहीं दबाव बनाकर या उनके खिलाफ साजिश रचकर उनसे काम करवाना चाहते हैं अपने हित का। जनहित का कार्य अधिकारियों को नहीं करने दिया जाता है और नेता अपने पक्ष में। अभी बीच में आपने देखा होगा, मुकेश गुजर का भी एक मामला बूंदी में हुआ था, एसडीएम साहब का। उनका रातों ट्रांसफर, क्योंकि उन्हें आदेश निकाल देता है जहाज का, रातों ट्रांसफर करा दिया गया। तो जनहित के कार्य करने वाले अधिकारियों को ऐसे नेताओं के शिकंजे में आना पड़ता है। अगर नहीं आए तो ये खुद नेता लपेटे, साजिश करके उसको लपेटे में लेकर या तो ट्रांसफर करा देते हैं। तो जनहित का कार्य करने के लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे नेता हो या कोई अन्य अधिकारी हो, उसको हमेशा संघर्ष करना ही पड़ता है। ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है और जनता को ये देखना पड़ेगा हमारा नेता कौन है जो हमारे हित में कार्य कर रहा है, ऐसा अधिकारी कौन है जो हमारे हित में कार्य कर रहा है, ऐसा समाज सेवी कौन है जो हमारे हित में कार्य कर रहा है। उसके लिए जनता को एक मत होकर आवाज उठाना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बच सकता है। अन्यथा सरकार सरकारी तंत्र को भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजेश जी, विष्णु जी, भुवनेश जी, नरेंद्र जी, मैं सभी से जानना चाहूंगा एक छोटी सी बात को जो मेरे मन में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है और कहीं ना कहीं मैं ये चीज सोचता हूँ कि यार जब इस तरह से काम हो रहे हैं, राजनेता कहते हैं हम ईमानदार हैं, और कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बातें आती है, हर मंत्री, हर विधायक कहता है मैं ईमानदारी का पुतला हूं और मुझे बड़ी, मेरे में ईमानदारी भरी हुई है। तो ये ट्रांसफर प्रक्रिया जो होती है, ट्रांसफर प्रक्रिया आपने देखा होगा, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे चिकित्सा विभाग में हो या किसी भी विभाग में हो, जब ये ट्रांसफर प्रक्रिया होती है तो इसमें जो दलाल लोग हैं, क्योंकि व्यक्ति, डॉक्टर वो ढूंढने लगता है कि मेरा ट्रांसफर कौन करवाएगा। डॉक्टर भगता है, जब लिस्ट आने की शुरू होती है तो डॉक्टर भगना शुरू कर देता है। वो सोचता है मुझे मेरे गांव के पास में जाना है, शिक्षक सोचता है कि मुझे मेरे गांव के पास में जाना है। इसी तरह से हर प्रक्रियाओं में और हर विभाग में जब ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होती है तो वहां बीच के दलाल ट्रांसफर करवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच प्रक्रिया है, पूरा भारत जानता है और पूरा राजस्थान सरकार भी जानती है और राजस्थान सरकार के मंत्री भी जानते हैं और राजस्थान सरकार की जनता भी समझ चुकी है। तो ये ट्रांसफर प्रक्रिया में जो पैसे लिए जाते हैं, 1.5 लाख, थर्ड ग्रेड की रेट 1.5 लाख है और सेकंड ग्रेड की रेट है 2,10,000 के आसपास, मतलब 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ये एक रेट आती गई है। जहां तक मुझे पता है कि चिकित्सकों का 2.5 लाख है और शिक्षकों का 1.5 लाख है, ये मुझे रेट का कंफर्म है। तो ये जो पैसे आते हैं और जाते हैं, तो क्या इसमें सरकार का मंत्री पैसा नहीं लेता? क्या सरकार तक पैसा नहीं जाता? और ये प्रक्रिया में ज्यादातर क्या नेता होते हैं? जो दलाल होते हैं ना, वो शायद नेता ही होते हैं, जहां तक मुझे पता है। तो इस मामले में मैं कहना चाहूंगा, फिर ईमानदारी कहां गई? विष्णु जी, सर अनम्यूट कर लें, जनता कम से कम आपकी बात को समझे। सर चुनाव से लगाकर नेता, चुनाव से लगाकर आम जनता को 1,500 से देकर ये भ्रष्टाचार वहां से शुरू हो जाता है। वोट में मतलब कार्यकर्ता 1,500 लिए बगैर काम नहीं करता है। उसके बाद ये ट्रांसफर जैसे अभी खुले हैं, तो वास्तव में आप सही कह रहे हो, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पनप ही रहा है और ये सिस्टम में पनप रहा है। जैसे अभी एक नई रेट चल रही है कि थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर कराना है तो 1 महीने की तनख्वाह, मतलब रिश्वत नहीं, 1 महीने की तनख्वाह, कैसे ये चल रहा है। अभी ये ट्रेंड चल रहा है, मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे लोग कि भाई आपको 1 महीने की, वो खुद चल के कहते हैं आपको 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे। तो मैंने कहा यार साहब, 1 महीने की आप तनख्वाह दे दोगे या मान लो, तो फिर ये तो बढ़ेगा मामला भ्रष्टाचार, तो फिर तुम काम कैसे करोगे भाई? हमारे को काम वाले लोग थे। तो ये कहीं ना कहीं वास्तव में आप सही कह रहे हो, ये पूरा सिस्टम है। दोनों ही पार्टियां चुप है, मैं आपको यूं नहीं कह रहा हूँ भाजपा कांग्रेस नहीं, इसमें ये सिस्टम बना हुआ है।
ये क्या करते हैं, जो पैसा खत्म होता है नेताओं के पास ये ट्रांसफर खोलते हैं। खोलने के बाद एक बिजनेस चलता है, उसमें दलाल सक्रिय होते हैं और वो दलाल अपना भी पेट भरते हैं, नेताओं का भी भरते हैं और आगे मंत्री तक भी पहुंचाते हैं। अब देखो, नाम के लिए कह दिया साहब ऑनलाइन ट्रांसफर हो, किस आदमी का ऑनलाइन होने से होगा क्या? जब तक अनुशंसा नहीं लगेगी क्या होगा क्या? संभव नहीं। जब तक अनुशंसा लगेगी तभी होगा ना। तो ये अनुशंसा एक प्रक्रिया बना दी है और ये गलत है। ये सिस्टम बहुत भारी गलत है। इसमें हमारा भी मानना है कि ये बहुत मतलब गलत है। इससे क्या, जो आदमी पैसा दे के आ रहा है उसकी नीति भी भ्रष्टाचार में और ले रहा वही नीति भ्रष्टाचार में, काम कैसे करेगा? और वो अब किसी को भी 1 लाख दे रहा है तो वो दबा के कहेगा मैं पैसा दे के आया हूँ क्या, तुम्हारी मर्जी से आया हूँ क्या? और नेताओं ने भी क्या है, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए एक कोटे बना दिए, भाई तेरे कोटे में 5 ट्रांसपोर है, तेरे कोटे में 2 ट्रांसपोर है। मतलब कार्यकर्ता चाहता है वो कोटा होता है उसका भी कि भाई तू तेरे हिसाब से ले ले, फिर चुनाव में मेरे लिए फ्री में दौड़ना पड़ेगा तुझे, मैंने तेरे को ये काम दिया हुआ। ये ऐसा चल रहा है बहुत जगह, ये है मतलब। राजेश जी आपका मानना क्या है? राजेश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैं राकेश जी भाई साहब से कहना चाहूंगी, नंदलाल जी जुड़ गए हैं, वो बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता है, उनसे भी थोड़ा सा पूछे कि क्या हुआ है दिगो तहसील के अंदर, दिगो क्षेत्र में क्या हुआ है। नंदलाल जी भाई साहब। सभी को जय श्री कृष्ण। नंदलाल जी भाई साहब, इस टीम में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मेरा भाग्य है कि आज मुझे इस टीम के साथ जोड़ा गया है। मैं इस मीटिंग के माध्यम से जनता की एक आवाज पहुंचाना चाहता हूं जो आम काश्तकारों की है। हाईवे के जो रोड है इसकी काश्तकारों की सुनने वाला कोई नहीं था। काफी प्रयास किया, पानी निकासी के लिए बड़ी मेहनत करी, बड़े बड़े नेताओं तक इस चीज की जानकारी दी गई, प्रशासन को, कलेक्टर को, एसडीओ को, डीओ, तहसीलदार को, सबको दी गई। जब बड़ी मुश्किल से जाके इस काम का समायोजन किया गया और अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। अब तो खैर 15-20 दिन हो गए उसमें सूखने की स्थिति में है, पर निकासी का पूर्ण रूप से सही कार्य नहीं किया गया। किसानों के माध्यम से भी जो एक छोटे से इशू को लेकर तहसीलदार जी को माध्यम बनाया, जिसमें उनको वर्तमान में सस्पेंड भी किया हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि किसान, कौन से किसान ने ऐसी शिकायत की जिसके माध्यम से नेटवर्क इश्यू है शायद उनका, वो जो बात कहना चाहते हैं वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मगर लगातार ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं अभी आपका नेटवर्क इश्यू है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो ट्रांसफर प्रक्रिया है जिस पर मेरी बात चल रही थी, तो उसी ट्रांसफर प्रक्रिया में वापस आना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो एसीबी बनाया है, एसीबी डिपार्टमेंट उनको म्यूट कर दे, जो बनाया गया है, जो एसीपी डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये लाइव मीटिंग नहीं है, ये लाइव मीटिंग का एक जरिया है। मैं आप सभी लोगों तक पहुंच पाता हूं और आप लोग मुझ तक पहुंच पाते हैं। इस लाइव मीटिंग के जरिए मैं न्यूज चैनल, हमारा जो लाइव न्यूज चैनल चल रहा है उस पर आपकी हमारी खबरें पूरा भारत देश देख रहा है और आपकी हमारे बीच की बात पूरा भारत देश देख रहा है। ये लाइव मीटिंग का सिर्फ जरिया है जिससे हम आपकी बात हम तक पहुंच सकती है और हम आपकी बात हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो लाइव मीटिंग का सेटअप हमने चैनल पे कर रखा है जो पूरा चैनल पे चलता है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आज जो जनता की समस्या है और सरकार कहती है हम ईमानदार हैं, मंत्री कहते हैं हम ईमानदार हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का है कि एसीबी डिपार्टमेंट जो भ्रष्टाचार के लिए बना गया है, पहले तो सबके पहले इन मंत्रियों पे देखे, उसके बाद में इन मंत्रियों के नीचे आए और यहाँ जो कांग्रेस महासचिव, कांग्रेस सचिव, जिला सचिव, तहसील सचिव, ब्लॉक सचिव, भारतीय जनता पार्टी में जो नेता बने हुए हैं, महासचिव वगैरह जो हैं उन सभी को जोड़ते हुए
उन सभी को एक बार जांच करें कि कौन नेता दलाली का काम कर रहा है और कौन वाकई में ही पार्टी की गतिविधि पर ध्यान दे रहा है, पार्टी के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है। मैं बात ये नहीं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस वाला गलत है या बीजेपी वाला गलत है, मगर इस तरह की प्रक्रियाओं में जो राजनेता फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, उनके पास इनकमिंग का साधन सिर्फ ये ट्रांसफर प्रक्रिया और थाना प्रक्रिया और ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है में इनकी दलाली है, और इस दलाली को शुरू राजनेता ही करता है। इसलिए अगर आपको भारत को बचाना है तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया पर सरकार को बैन लगाना होगा, एक पारदर्शिता बने। कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ चिकित्सक जो उनके घर पर गए, उनके निवास पर गए और उन्होंने ज्ञापन देने की कोशिश करी और उनको इस तरह से भगा दिया गया, इस तरह से उनको तू तड़ाके करके भगा दिया गया, जो एक बहुत ही शर्मनाक बात है। तो इस तरह के जो मंत्री हैं जिन्हें हम वार्ड पार्षद बनने के लायक नहीं है, उन्हें सरकार का मंत्री बना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार और हमारा देश खतरे में है। तो इस खतरे से हमें उन्हें बचाना होगा। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इस प्रकार की बातें हमारे साथ कई बार आती है और कई बार हम देखते भी हैं, कई बार हमें सामने भी आता है। तो राजेश जी और मैं किसान नेताओं से कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं पर नजर रहे और इन प्रक्रियाओं पर सरकार कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाए। राजेश जी। पंकज जी, ये ट्रांसफर प्रक्रिया सिर्फ एक नेताओं की बनाया गया एक वसूली का खेल है और कुछ भी नहीं। हमें कब वसूली करनी है कर्मचारियों से, बेन खोल देते हैं, जितनी वसूली करनी है वसूली कर लो, फिर बेन लगा लेते हैं, फिर देख ले साल 2 साल बाद वापस पैसा की जरूरत है, फिर वसूली करनी है, फिर बेन खोल दो। और ये पूरा सिस्टम सेट है, ऊपर से नेता से लेके दलाल तक का सब एक हिस्सा तय होता है, इतने पैसे में उसका ट्रांसफर यहाँ होगा, डॉक्टर का इतना, आप बता रहे चिकित्सक का इतना, टीचर का इतना, सब इनका सेट है मामला। और भ्रष्टाचार तो देखो वार्ड मेंबर से स्टार्ट होता है, तो नेताओं के ऊपर तो कोई कानून लागू होता ही नहीं है भ्रष्टाचार का, ना कोई एसीबी उन पर कभी कार्रवाई करती है ना कोई करती है। जो कर्मचारी होता है, कर्मचारी वर्ग, उस पर एसीबी का कार्रवाई भी करवाई जाती है नेताओं द्वारा। इतने ज्यादा माल कमा लिया, इससे वसूली कर लो, सब नजर नेताओं की रहती है, कौन सा कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, कितना पैसा ज्यादा कमा रहा है। अब ज्यादा जब आपका गड़ा पड़ता है, उस पर एसीबी शिकंजा कसकर सारा उसका माल जब्त कर लेती है। उसके बाद जो ठोस कार्य होना चाहिए, भ्रष्टाचार और रोकथाम कैसे लगे, इसके लिए पारदर्शिता बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, ताकि न तो नेता बेईमानी कर सके, न कर्मचारी कर सके, और न कोई अन्य दलाल इसमें बीच में आए। और एक बात ये भ्रष्टाचार का मैंने एक उदाहरण दिया था, दूसरा भ्रष्टाचार का मैं उदाहरण देना चाहूंगा जुडिशरी पर, हमारी न्याय जुडिशरी पर, जहां रीडर न्यायालय के अंदर रीडर खुलेआम 100 का नोट न्यायालय के सामने न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे से 100 का नोट ले लेता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था के लिए हम क्या कहेंगे? ये व्यवस्था जब पूरा देश जानता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश जानता है, और ये कोई गलत है या नहीं है ये तो जनता बताएगी और जो लोग देख रहे हैं वो बताएंगे। मगर हिमांशु एक्सपोज सच बोलता है, शायद इसीलिए बुरा लगता है। देखो, कहीं ना कहीं जनता को भी बात देखना पड़ेगा, जनता भ्रष्टाचार की शुरुआत खुद करती है। लीडर, न्यायालय में बैठा हुआ लीडर कोई पैसे लेने किसी के पास जाता नहीं है। हम हमारे जैसे कई भाई हुए जनता के बीच जाते हैं कि अब 100 रुपए लो लीडर साहब, हमारे काम जल्दी कर दो। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत भी जनता से ही होती है। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे कार्य होते हैं। अभी बीच में वहां हमारे बूंदी में भी एक चिकित्सक 200 रुपए बेरोजगार युवाओं से लेते हुए पकड़ा गया था, उसके खिलाफ जांच भी हुई और एपीओ भी किया गया है। उसका कहना था साहब मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा, बेरोजगार खुद आए, साहब हमें जल्दी है, हमें 200 रुपये लो, हमारा तुरंत काम कर दो, आगे होके मेरे से पैसे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को बात समझना होगा कि हम आगे होके किसी को भ्रष्टाचार करने के प्रति आकर्षित ना करें, न किसी को मजबूर करें। जहां तक हो सके सरकार को तनख्वाह दे रही है, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, उसी समय के अंदर, उसी पैसे के अंदर अपना कार्य करवाएं। फालतू भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें, क्योंकि पैसा देना और लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। एक बात जो तहसीलदार के ऊपर एक मुद्दा हमारे बीच में आया है, तहसीलदार साहब का, कि तहसीलदार साहब के ऊपर आरोप लगा है, तो मैं वहां से जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनकी जो बात है वो ये बात सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का एक प्रयत्न किया है उन्होंने, और हिमांशु एक्सपोज पर उन्होंने अपनी बात को रखा है।
और इस बात को हम सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मगर मैं वहां की जो लोग जुड़े हुए हैं, वहां की जो जनप्रतिनिधि, वहां की जो जनता जुड़ी हुई है और वहां के जो अभी जस्ट जुड़े हुए हैं, जो हमारे बीच में अधूरी बात थी जिनकी, मैं उनसे जानना चाहूंगा। मैं पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ना आप कांग्रेस के नेता हैं, ना आप बीजेपी के नेता हैं। आप क्योंकि हिमांशु अग्रवाल जो है वो सिर्फ जनता की आवाज है। मैं ना कांग्रेस का दलाल हूं, ना मैं बीजेपी का दलाल हूं। मैं जनता का दलाल हूं और हमेशा जनता का दलाल बनकर ही काम करूंगा। मीडिया में जब से मेरी शुरुआत हुई है और जब तक मेरी शुरुआत रहेगी, तब तक मैं जनता का दलाल हूं और जनता का दलाल ही रहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वहां का जो तहसीलदार है उसके ऊपर जो आरोप लगा है उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं, तो आपका क्या कहना है? आप पूछा तहसीलदार जी के ऊपर जो आरोप लगा है, किसी काश्तकार ने, किसी किसान ने नहीं लगाया। उनको एक राजनीतिक षड्यंत्र रूप से जो एक कंडीशन थी, जबकि उन्होंने इस व्यक्ति के हक त्याग के लिए कहा था। और मैं एक सरपंच भी हूं वर्तमान में, और पब्लिक की सेवा के लिए ना मैं किसी पार्टी की व्यवस्था करता हूं, ना किसी का पार्टी का कोई सपोर्ट करता हूं। हमेशा पब्लिक की सेवा में, आज से नहीं 20 साल से पब्लिक की सेवा में हूं। साथ में मैं स्टाफ मेंबर भी रहा हूं। वर्तमान स्थिति के हिसाब से जो तीसरी दलील थी माननीय तहसीलदार जी की स्वैच्छिक त्याग के लिए, उन्होंने जुलाई में भी की थी जब लगे थे। उसके बाद में वर्तमान में 21 तारीख तक की जो 24 तारीख 21 तारीख की जो दलील थी, वो तीसरी दलील थी स्वैच्छिक त्याग के लिए, ना किसी के दबाव के लिए कहा उन्होंने। पब्लिक का जो, किसान की जो जागरूकता थी, आते ही किसान का काम हो जाता था। आज जो स्थिति पैदा हुई है, माननीय हमारे नायब साहब उस टाइम को उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, संभाल रहे हैं तहसील को। लेकिन जो साहब का जो 1.5 महीने का जो कार्य करने की जो शैली थी, वो बहुत अच्छी रही। मैं कहना चाहूंगा, ऐसे अधिकारी के लिए राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता है, क्यों पता जाता है काम करने वाले अधिकारी को? लक्की जी काम करने वाला अधिकारी होता है, पब्लिक की सेवा करने वाला अधिकारी होता है। उस आदमी को इस बहाने से ऐसा बताया गया कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। लक्की जी, कोई रीजन नहीं था। मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। लक्की जी, इसी लाइफ से एक समस्या है कि तहसीलदार जी के ऊपर आरोप लगे हैं, वहां की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहां के सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसमें इनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए और तहसीलदार साहब को न्याय मिल सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? लक्की जी। गंभीर मामला है, क्योंकि एक तहसीलदार के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई की गई है वो काफी गंभीर मामला है। इसमें आप सबको पता होगा, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही षड्यंत्र है, वो है राजनीतिक षड्यंत्र। इसके अलावा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। कोई आम जनता किसी का बुरा नहीं करती है, कोई आम जनता किसी का विरोध नहीं करती है, कोई आम जनता किसी को परेशान नहीं करती है। ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और उसी के तहत ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने जो बोला था, वो बोला था कि स्वेच्छा से अगर कोई महिला या बेटियां जो मुफ्त की यात्रा हो या जो कुछ भी हो जिसके लिए उन्होंने बयान दिया था, वो स्वेच्छा सामने वाले पे डिपेंड करता है। उन्होंने कोई ऐसे आदेश जारी नहीं किए, उन्होंने किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, उन्होंने किसी को टॉर्चर नहीं किया या उन्होंने किसी की बात का कोई गलत मतलब नहीं निकाला है। सबसे बड़ी बात राकेश जी, लक्की जी, मैं आपकी बात को बीच में रोकना। लक्की जी की बात पूरी होने दे, फिर उसके बाद में आपका सवाल आएगा, फिर आप बोलिए। देखिए, जो भी जिनको भी शिकायत है वो बिल्कुल वाजिब शिकायत है कि तहसीलदार पर कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल गलत कार्रवाई हुई है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके अलावा और कुछ नहीं समझता हूँ। उन्होंने उस बात का किस तरह से गलत मतलब निकाला है ये वही जानता है, और उस गलत मतलब निकालने का रीजन क्या निकला वो भी आप सभी को पता है कि उन पर क्या कार्रवाई हुई है। रही बात भ्रष्टाचार की, जिस तरह की बात राकेश जी ने भी करी कि भ्रष्टाचार किस तरह से पनप रहा है, तो राकेश जी भी अच्छी तरह से भली भांति परिचित है कि भ्रष्टाचार किस तरह से पनप रहा है। भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है राकेश जी और अपने जो भी बंधु यहाँ मौजूद हैं, भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब कानून सख्त बनेगा, जब कानून ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगा और
इसके अलावा जो भी सरकारी विभाग का अधिकारी है या कर्मचारी है उसके खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही एकजुटता दिखा ली जाए। क्योंकि आज आप सबको पता है कि हर काम के लिए पैसा इंसान देता है, वो इसलिए देता है कि उसका काम जल्दी हो जाए। इसमें उसको कोई शौक नहीं आ रहा अपनी जेब से पैसा देने का। चाहे कोर्ट की बात राकेश जी ने करी कि रीडर कोर्ट में पैसा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उनको 50 रुपए भी दोगे तो वो स्वेच्छा से लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती हम सबकी है, हम क्यों उस रीडर को पैसा दे रहे हैं अपना काम कराने के लिए। सबसे बड़ी बात ये आती है, एक न्यायाधीश के बगल में बैठा हुआ रीडर पैसे की डिमांड कर देता है, उसकी जेब में पैसा डाल लो। ये राकेश जी ने भी आपको देखा है और मैं तो देखता ही रहता हूँ कि अगर आपको काम कराना है या किसी क्लाइंट को काम कराना है तो वकील उस क्लाइंट को लेकर जाता है, रीडर उसको बोलता है कि भाई तेरा काम नहीं होगा और अगर होगा तो इस तरह से होगा, इसमें इतना टाइम लगेगा। तो वो सिर्फ यही करता है वकील को कि भैया सरकाओ पैसे, तो वकील साहब को उस रीडर की जेब में 50 रुपए या 100 रुपए डाल देते हैं। उसके बाद सिर्फ रीडर का एक ही कहना होता है कि कल आकर फाइल ले जाना। जो काम 10 दिन बाद होने थे वो कल ही आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि उसकी जेब में पैसा जा चुका है। तो ये सबसे बड़ी बात जो आती है, ये आम जनता ही भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है, कानून सख्त हो सकता है। अभी हाल ही में भरतपुर का भी एक केस आप सभी को पता होगा, एक डॉक्टर को पकड़ा था। उस डॉक्टर ने जब हाथाजोड़ी करी तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन राजनेताओं ने जब फोन करे, एक मंत्री का वो रिश्तेदार है, उस मंत्री ने जब फोन करा तो एसीबी ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, यानी जमानत दे दी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात राकेश जी, आपको भी पता है जो यहाँ एसपी रह चुके हैं सत्यवीर सिंह जी, माफ कीजिएगा सत्यवीर सिंह जी, जो रिश्वतखोरी के प्रकरण में पकड़ने में आए थे और उन पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आज वो उदयपुर रेंज के आईजी हैं। आईजी का मतलब उनके रेंज के अंदर जो एसपी होंगे वो सब उनके अंडर में है। जब एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को इतना बड़ा पद अगर राजनीति में मिल जाता है तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। जब तक कानून सख्त नहीं होगा ऐसे लोगों को बिल्कुल आप निष्कासित कर दीजिए। ऐसे लोगों को कानून में अगर लिखा होगा तो जरूर लिखा होगा कि अगर कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा हुआ आता है तो उसको ऐसी सजा दो कि या तो उसकी पीढ़ी सुधर जाए या फिर वो सरकारी नौकरी में कभी नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफी केसेस ऐसे आ चुके हैं जिनके अंदर और भ्रष्टाचार इतना पनप चुका है। इस पनपने की जो जड़ है वो आप और हम तभी खत्म कर सकते हैं जब आप और हम सामने वाले को पैसा देना बंद कर दे। भाई तेरे को काम करना हो तो कर, नहीं तो मेरे को दूसरी तरीके से काम कराना आता है। अगर आप इस तरह से अगर करोगे तो वो सामने वाले भी सोचेगा कि ये बंदा या तो मेरी शिकायत कर देगा या फिर किसी और तरीके से काम कराएगा। अगर आप उसको बोलोगे कि भाई साहब आप तो काम कर दो और जो भी आपका बनेगा वो मैं दे दूंगा 10,000 5,000 रुपए, तो सामने वाले को लालच आएगा, उसको भूख बढ़ेगी, वो आपसे और रुपए की डिमांड करेगा। तो अगर आपको काम कराना है तो आप जरूर उसको पैसे देंगे। तो जाहिर सी बात है तहसीलदार पे जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल गलत कार्रवाई हुई है। उन्होंने स्वेच्छा से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बोला था, उन्होंने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला। उस पर कार्रवाई जो हुई है वो गलत है और इसके लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जब तक राजनेता पीछे पड़े हैं राकेश जी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर मान के चलो, आपने भी देखा होगा कि आज कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस अपने आदमियों को ही जिले में लगाएगी। भाजपा का अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी होगा तो उसको कहीं ना कहीं पटक दिया जाएगा। ये पुलिस विभाग में ज्यादातर देखा जाता है। अगर कोटा में कोई कांग्रेस का अधिकारी लगा हुआ है तो कांग्रेस का है, जब भाजपा की सरकार आएगी तो उस कांग्रेस के अधिकारी को भी पटक देगी कहीं जंगल में। तो ये सब चीजें गलत है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको अधिकारी का व्यवहार देखना है, आपको उसका काम देखना है। अधिकारी के काम से जनता कितनी खुश है, पुलिस विभाग की बात करूं तो जनता कितनी खुश है पुलिस के काम से, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सरकार के लिए पॉजिटिव चीज है। तो ये सब चीजें बदलने की बेहद जरूरत है। लकी जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा और जनता भी इस चीज के लिए कहीं ना कहीं है कि समाधान अब तहसीलदार के लिए है क्या? या तो वो 7.5 लाख रुपए देकर किसी मंत्री से वापस बहाल होकर आए, या फिर जनता इतनी आंदोलन करे, जनता अपनी बात को और उस तहसीलदार को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि जहां तक वहां की ग्रामीण जनता, वहां के जो प्रबुद्ध जन है, वहां के जो समझदार वर्ग है, वो जब तक इस मामले को लेकर एक जांच की मांग ना करेंगे तब तक शायद उन तहसीलदार साहब को न्याय नहीं मिल सकता। तो या तो 7.5 लाख रुपए देकर
किसी मंत्री जी से उनको बहाल होना होगा, या फिर जनता को एक मांग करनी होगी कि एक निष्पक्ष जांच की जाए जिससे तहसीलदार साहब को न्याय मिल सके। तो इस मामले में थोड़ा सा आप जनता को बताएं, और क्या किस प्रकार से उन तहसीलदार साहब को न्याय मिलेगा। वहां के जो सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी आप बात करें कि किस प्रकार से वो न्याय मिले उन्हें, और कम से कम उन्हें उस चीज की, अब हम सब लोगों के बीच आज जो मुद्दा है वो कम से कम उस बात का एक हल निकल पाए, और हम लोग किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, तहसीलदार साहब वो तहसीलदार हैं, तो उनको भली भांति परिचित, वो जानते होंगे इस चीज को कि अगर मुझे बहाल होना है नौकरी पर तो मुझे किस तरह से होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं उन तहसीलदार साहब की बुराई नहीं करूंगा, और अगर मैंने कोई गलत कहूंगा, या मैं मेरे मुंह से अगर कोई गलत निकलता है तो आप तक भाई मेरे साथ मौजूद है, मुझे वहां टोक सकते हैं। देखिए, तहसीलदार साहब अगर जानते होंगे कि भैया मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है कि मुझे पैसा देना है तभी मैं बहाल हो सकता हूं, तो वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, वो पैसा देंगे और बहाल होकर लौटेंगे। लेकिन अगर वो ईमानदार होंगे और वो बोलेंगे कि नहीं, मुझे तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, और मैं जिस तरह से निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहा हूं, वो मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है, मुझे मेरे काम पर विश्वास है, मैंने जिन लोगों का काम किया है ईमानदारी से, उस जनता पर मुझे विश्वास है, तो जाहिर सी बात है जनता उस तहसीलदार का पूरा सपोर्ट करेगी, जनता उसके लिए आवाज उठाएगी। देखिए, आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है लोगों की समस्या को उठाने के लिए, जनता की समस्या को उठाने के लिए, और सोशल मीडिया पे ही काफी समाधान हो जाता है। तो इसके लिए मैं इतना जानता हूँ, सरपंच साहब यहाँ मौजूद है, अगर वो जानते होंगे कि तहसीलदार, क्योंकि हम, आप और मैं तो कभी मिले भी नहीं हूँ तहसीलदार से, तो तहसीलदार व्यवहार में कैसा है, क्योंकि आप और हम देखेंगे तो एक बार में पहचान भी जाएंगे कि तहसीलदार अपना काम किस तरह से करता है, ईमानदारी से करता है या किस तरह से करता है। लेकिन वहाँ सरपंच साहब मेरे साथ मौजूद है, अपने इसमें पैनल में मौजूद है, तो वो भली बात उनको जानते भी होंगे। तो मेरा निवेदन उन सब भाई साहब से ये है कि आप उनसे इस सिलसिले में एक बार बातचीत करने की कोशिश करें कि भैया आपको तकलीफ क्या है, आप इसमें क्या आप इसमें कार्रवाई चाहते हो, या आपको बहाल होना है, तो आप इसमें क्या कदम उठा रहे हो। मेरा ये मानना है कि अगर तहसीलदार भ्रष्ट होगा तो वो पैसा देकर बहाल हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा तो उसका ट्रांसफर कहीं और हो जाएगा, लेकिन वो आ जाएगा, सिर्फ उसको पैसा देना है। दूसरी बात ये है कि अगर वो ईमानदार निष्पक्ष है और वो उसने जो बोला है वो उसका बोलने का तरीका लोगों ने गलत निकाल लिया, लोगों का मतलब ये है कि नेता ने गलत निकाल लिया, क्योंकि नेता ने ही उस तहसीलदार का काम लगाया है। तो सबसे बढ़िया है कि आम जनता जो वहां मौजूद है, जो उनको तहसीलदार को अच्छी तरह से जानती है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया पर तहसीलदार साहब से जानकारी लें और उस सोशल मीडिया का सहारा लेकर उस चीज को, उस वीडियो को, या उनसे जो बातचीत है उस चीज को, या उनके साथ जो जनता खड़ी है उसको वीडियो के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर उसको प्लेटफॉर्म पर डालें, लोगों तक पहुंचाएं कि भैया तहसीलदार साहब ने जो बोला था उसका गलत मतलब निकाला गया नेतागिरी के इसलिए। अब राकेश जी, इसमें बातों बातों में एक बात मेरे दिमाग में ये भी आ रही है कि हो सकता है कि वो तहसीलदार भाजपा से जुड़ा हो, या हो सकता है कि वो किसी और पार्टी से जुड़ा हो, या हो सकता है कि किसी मंत्री या किसी कांग्रेस के नेता का उस तहसीलदार ने काम नहीं किया हो, जिसका खामियाजा उसको अब भुगतना पड़ा है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तहसीलदार अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी का लगाया हुआ होगा, और अगर वो कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा तो उसको कैसे ना कैसे करके हटा दिया जाएगा। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो तहसीलदार साहब ने बोला है, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने जो बोला है उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि इसके लिए एक ऑर्डर जारी होने चाहिए या इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने स्वेच्छा अपने मन की बात बोली है, और अपने मन की बात बोलने वालों पर कोई अपराध नहीं माना जाता है। उनकी जो इच्छा थी वो उन्होंने बोला, करना ना करना आपको और हमारे ऊपर डिपेंड करता, सरकार के ऊपर डिपेंड करता। उनकी जो मन की बात थी वो उन्होंने आपके सामने रख दी है। अब उनके खिलाफ वो मन की बात को गलत तरीके से पेश करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहां की आम जनता जो उनसे मिली है, उनके साथ बैठी है, किसी ने काम भी कराया होगा तो उनकी दुआएं उनके साथ हैं। उनसे उस तहसीलदार के साथ हम सभी लोग हैं। हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। वो क्योंकि देखो परिवार उनका भी है, अब उनको निष्कासित कर दिया, उनको निलंबित कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उन पर परिवार पर ही संकट सबसे बड़ा खड़ा हुआ है। उन्होंने यही सोचा होगा कि मेरा बोलना गलत हो गया, लेकिन उन्होंने बोला गलत नहीं है।
उन्होंने अपने मन की बात बोली है, तो मन की बात बोलना गलत नहीं होता है, लेकिन परिवार के ऊपर सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो आप हम सब उनके साथ खड़े हैं, सोशल मीडिया का सहारा दो और इस चीज को आगे तक उठाओ। जहाँ भी जरूरत होगी मीडिया आपका सपोर्ट करेगी, जहाँ भी जरूरत होगी मीडिया आपके साथ खड़ी होगी, उस तहसीलदार से बात करेगी और जहाँ भी जरूरत होगी उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। सरपंच साहब से मैं जानना चाहूंगा, सरपंच साहब आप आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब आगे आपका क्या रहेगा? आप किस तरह से तहसीलदार को न्याय दिलाने के लिए जनता के बीच में कोई नया कुछ करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं? आगे आपका क्या रहेगा? हमने तो सभी से सब लोगों से अपील कर रखी है और पत्रिका के माध्यम जिसके मतलब मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों से निवेदन किया है, क्योंकि जो आदमी निवेदन नहीं, सरपंच साहब यहाँ निवेदन नहीं चलेगा। यहाँ आप मुझे ये बताइए, यहाँ आप मुझे ये बताइए, यहाँ निवेदन नहीं चलता है, ये हिमांशु एक्सपोर्ट है। यहाँ आप ये बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करोगे उनके लिए? जब आप कहते हैं ईमानदार है तो आप अगला एक्शन क्या ले रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता से डरते हैं या बीजेपी के नेता से डरते हैं? तो एक्शन क्या होगा? एक्शन रिएक्शन का एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन क्या होगा? मैं व्यक्तिगत सपोर्ट करता हूँ, व्यक्तिगत नहीं, यहाँ जनता के प्रतिनिधि भी हैं आप। हमने पब्लिक के मामले में कह रहा हूँ, मैं पब्लिक के इसी माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। मैं आपकी पूछ रहा हूँ, आप जनप्रतिनिधि हैं। देखो आप अपने दायित्व से हट रहे हैं और लगातार आपके दायित्व की बात आप टाल रहे हैं। आप ये कहिए मुझसे कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते उस ईमानदार तहसीलदार के साथ हूं और मैं जनता से आग्रह करूंगा और मैं ज्ञापन लेकर जाऊंगा और सभी वहां के लोगों से कहना चाहता हूं कि सभी मेरे साथ आए और आकर 31 तारीख को ज्ञापन दे और इसके लिए एक निष्पक्ष जांच बैठाएं। क्या आप ये करेंगे? और बात रही आगे की कि सरकार में कौन काम करेगा, तो हिमांशु एक्सपोर्ट चैनल का मालिक आपसे कहता है, मैं आपके ओपन कहता हूं, मैं मंत्री को जूत के नीचे रखता हूं और जब कार्रवाई की शुरू करता हूं और खबर प्रकाशित करना शुरू करता हूं तो बंद तब तक नहीं करता हूं जब तक जनता सच ना देख ले, नेता परेशान ना हो जाए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ लगातार जब तक उस तहसीलदार को न्याय नहीं मिलेगा मैं आपके साथ बना रहूंगा और ये जो जनता है जो आपके साथ बनी है वो हमेशा आपके साथ रहेगी। कार्य के लिए, जनता के कार्य के लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरी पंचायत की जो पब्लिक है, मेरा जो दायित्व था, मैं आज भी तहसीलदार जी के साथ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को पब्लिक की सेवा के लिए, जब कोरोना काल से वो उठ के आए बीमार अवस्था में, जिस रोज उन्होंने ज्वाइनिंग करके गए थे, उस रोज स्थिति ये थी कि वो कुर्सी पे बैठ के सकते थे। उसके बाद उन्होंने 3 दिन बाद वापस आके ज्वाइनिंग किया। जो कोरोना काल में 31 जून की बेहद हालत थी, उसमें उन्होंने जो 15 दिन का जो 1.5 महीने का जो कार्य निकाला, उस कार्य को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि उनको जहां तक न्याय मिलता वहां तक उनके साथ रहना चाहूंगा। सरपंच साहब सभी से, आपका पत्रकार बंधु है, कहना चाहता हूँ सरपंच साहब, सुन रहा हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। मामला है, आप जनता को साथ लेकर उस ईमानदार अधिकारी की लड़ाई लड़ो, ये आपका दायित्व बनता है। अन्यथा ऐसे अधिकारियों पर अगर कार्रवाई होती है तो ऐसा ईमानदार अधिकारी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा और आगे आने वाले ईमानदार अधिकारी भी डरेंगे काम करने से, दबाव में आएंगे। ताकि आप जनप्रतिनिधि हो, आपका दायित्व बनता है जनता को साथ लेकर इस ईमानदार अधिकारी का साथ देने का। ये समय आपका दोबारा नहीं मिलेगा। सरपंच साहब आज इस मौके को समझो, आपके पास मौका है। एक ईमानदार अधिकारी के ऊपर अगर गलत तरीके से कार्रवाई होती है तो आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको जनता को साथ लेकर उस अधिकारी के अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। इस समय आपकी जरूरत है उनको। सरपंच साहब। सुरेंद्र जी आप भी बताइए, क्या जनता के लिए सरपंच साहब को आगे आना होगा? आना चाहिए। मैं ऐसे जो जनप्रतिनिधि है हमारे सरपंच साहब, ऐसे लोगों को जो बहुत ही ईमानदारी से अपना बखूबी हक निभा रहे हैं और अपने हक के लिए सरपंच साहब ही नहीं बल्कि इन्होंने कहा कि मेरी पूरी पंचायत के लोग उनके साथ है, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे थे जनहित में कर रहे थे।
आज ऐसे सरपंच साहब को भी हमें ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बहुत कम सरपंच है जो जन कल्याण के लिए और सच्चाई के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। इतिहास हमेशा भ्रष्टाचारियों का नहीं, इतिहास हमेशा भ्रष्टाचारियों का नहीं, जो सत्य के लिए लड़ता है उसी का इतिहास लिखा जाता है। बाकी सब ऐसे रहते हैं, बाकी सब आएंगे, बहादुरी करेंगे और चले जाएंगे। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, और अभी समय है आपके पास टकराने का। सरपंच साहब जनप्रतिनिधि हो, जनता को साथ लेकर मेरी बात करना सकता हूँ सर? पुणे जी। जी सर, मैंने सरपंच साहब के साथ मिलकर और करीब तहसीलदार साहब ने जिन 50 किसानों के और अतिरिक्त जो अच्छे लोग हैं तो उनके साथ मिलकर और एक ज्ञापन तैयार करवाकर पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा साहब से मिले भी थे हम उनके निवास पे जाकर, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके और हमें आश्वासन भी दिया था भाई तहसीलदार जी के फेवर में वो बात करेंगे। उसके अलावा सर मैंने आज भी जो हस्ताक्षर वाला जो कागज था और जो ज्ञापन था वह 6 जगह मुख्यमंत्री को, राजस्व मंत्री को, महामहिम राज्यपाल महोदय को, प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार और राजस्थान राजस्व मंडल को भेज दिया है सर। स्पीड पोस्ट कर दिया, आज ही किया है सर। और उसके अलावा सर बहुत जल्द तहसीलदार महोदय स्टे लाने वाले हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। और सर मैं मेरी बात यही समाप्त करूंगा। और सर एक निवेदन, बुने जी मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ लाइव सबके बीच में। निवेदन करूंगा, मंगलवार को सुबह 7 बजे जी और शाम को 5 बजे आप जयपुर आप जाएं। आपको वार बता रहा हूं मैं, आप जाएं और वहां पर SMS हॉस्पिटल है, उसके सामने शांति कुमार धारीवाल का बंगला है। आप वहां जाएं, सुबह उनकी सभी लोगों से वो मिलते हैं। सुबह आप वहां जाकर धारीवाल साहब से मिलें। मिलने के जाने के पहले आप मुझे फोन करें और ज्ञापन देने के बाद मुझे फोन करें। मैं आपसे एक वादा करता हूं, आज लाइव सबके बीच में बोल रहा हूं, आपका तहसीलदार वापस ज्वाइन कर लेगा। जी सर मेरा ये एक निवेदन था, ये जो अन्य मैंने जो दोस्त जोड़े हैं सर उनको भी जोड़ा जाए। ये सुरेंद्र जी मीणा क्या होता है वो भी जुड़ रहे हैं सर। पंकज जी मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे। जब आपके पास ये दवाई है कि भाई आप फोन करेंगे हो जाएगा, तो सरपंच साहब को इतना परेशान करने की क्या जरूरत है आपको? मैं ये जानना, जब तक ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, वहां की जनता नहीं होगी, तब तक मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मैं वो बात अलग हो जाती है। मगर कहीं ना कहीं क्योंकि जब तक जनता वहां की जागरूक नहीं होगी। विष्णु जी जमीर जगाने का काम कर रहे हैं, जमीर जगाने का काम किया। आज मैं किसी से मंत्री से बोलता हूँ या किसी विधायक से बोलता हूँ या किसी से बोलता हूँ तो वहां क्या आरोप आता है, यार राकेश जी को कोई ना कोई लोभ होगा। हाँ, मगर जब जनता वहां जाएगी और जनता अपना बात रखेगी तो मैं ये बोल सकता हूं कि साहब आप देखिए जनता का हाल क्या है। अब उस बारे में जानकारी लीजिए और जो सच है उस पर कार्रवाई कीजिए, चाहे वो कोई भी। तो ये बात बोलने का मैं अधिकारी तब रहूंगा जब जनता जाकर संबंधित विभाग से मिलेगी। और जहां मंत्री, क्योंकि राजस्थान सरकार में मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई रामलाल दूध का दुला हुआ है या ये मंत्री दूध का दुला हुआ है या वो मंत्री दूध का दुला हुआ है, यहाँ सब मंत्री बस्ट है। सही है, सही कह रहा हूँ। मगर यह है कि आपकी आवाज जब तक आप, क्योंकि मैं जहां तक पर्सनली इन कुछ मंत्रियों को जानता हूं तो मैं इतना जानता हूं कि इन मंत्रियों के जो इनका पर्सनल जो इनका दायित्व होता है या इनकी जो तरीका होता है वो थोड़ा चेंजेज होता है। लोगों तक ये नहीं पहुंच पाते हैं, बीच के दलाल जो हैं वो इनको भ्रमित कर देते हैं, बोल देते हैं रामलाल जी तो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। तो मंत्री तक जो उनकी बात नहीं पहुंच पाती है। और सच्चाई ये होती है, जब तक आम व्यक्ति, गाँव के 4 व्यक्ति जब मंत्री जी के पास जाएंगे तो मंत्री को भी सोचना होगा कि कोई व्यक्ति 400 किलोमीटर चलकर 4 गाड़ियां या 10 व्यक्ति या 15 व्यक्ति उस गांव के आए हैं तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। सही बात है, जब जनता बोलेगी तो ही बात होगी। सही बात है। तो लगातार इस प्रकार की जो बातें हैं और इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें समझना होगा। और जनता की चीजें जो है वो कम से कम हमें, राजेश जी ने कहा कि सरपंच साहब आपको आगे आना होगा, तो राजेश जी ने सही कहा। इसमें क्या है, अभी क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है कि गांव के लोग या गांव के सरपंच, गांव के जो नेता होते हैं वो ये सोचते हैं मैं विरोध क्यों लूं। अरे विरोध लेना पड़ेगा। गांव के पत्रकार भी ये सोचते हैं मैं विरोध क्यों लूं। मगर आज
सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति कोई समझदार है और जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है वो गांव का ही जनप्रतिनिधि है, जो आज भी स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, गांव का पत्रकार हो या गांव का नेता हो, क्योंकि राज्य संभाग वहां के जिले के जो पदाधिकारी हैं, जिले के नेता हैं, वो सब भ्रष्ट हो चुके हैं। लगातार जो हमारे बीच में सरपंच साहब जुड़े हुए हैं, मैं सरपंच साहब आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ जो रहे उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर थोड़ा सा खड़ा होंगे तो कहीं ना कहीं उन तहसीलदार साहब को न्याय मिल पाएगा। और आप पंकज जी मेरा एक कहना है कि मैं अगर किसी भी टाइम मुझे ये पत्रकार बंधु जो भी है आपके साथ जुड़े हुए सारे के सारे मेरे क्षेत्र के पत्रकार बंधु हैं, मैं हर तरह के हर टाइम के लिए तैयार हूं, लेकिन स्थिति ये रहती है कि पब्लिक की जहां बात आती है तो पब्लिक सब जगह नहीं जाती है। आज न्यायपालिका मौजूद है, जो अधिकारी भ्रष्टा की कंडीशन में यहाँ से आकलन होता है कि जो आदमी सार्वजनिक रूप से अपील कर रहा है 2 रुपए के टिकट पे आप अपना न्याय पा सकते हो, जिसको 2 रुपए के टिकट पे न्याय मिल रहा है वो आदमी कैसे भ्रष्टाचार में शामिल हो सकता है, इससे आकलन कर सकते हो आप भी। मैं इस चीज की नहीं कह रहा कि कौन वैसे कौन राजनीति जो सस्पेंड की जो कंडीशन बनी एकदम शाम को मतलब दिन के 2 बजे किसी चीज को लेके एक उसी चीज को तीसरी अपील जो है उस चीज का इशू बना के उसको सस्पेंड का आदेश मिल जाता है, जबकि उसमें कोई जांच नहीं बैठी, कमेटी नहीं बैठाई गई, जबकि कमेटी बैठाई जानी चाहिए थी। मेरा मानना यह है कि ऐसे कार्यों में जो कोताही बरती जाती है, आदमी को एक प्रशासन को दबाया जाता है, स्वच्छ छवि वाले आदमी को दबाया जाता है। क्यों दबाया जाता है इस कंडीशन में? ये तो होना चाहिए था। आप मेरे से ज्यादा जागरूक हो, आप मेरे से ज्यादा जानकार हो इस मामले में, क्योंकि मैं पुराने टाइम से किसी से कभी कोई राजनीति के मामले में नहीं रहा। मैं सोचे बिना पार्टी के सपोर्ट वाला कैंडिडेट हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं आज भी कह रहा हूँ इस चीज को, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पार्टी में जाने के बाद आदमी बन जाता है उस पार्टी के साथ। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मैं आदमी के कार्य को बिलोंग करता हूँ हमेशा से। आज मेरे को 20 साल हो गए सेवा करते हुए। मैं जो मेरे पास जो आदमी आता है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, मैं सही कार्य लगता है उसका काम त्वरित प्रभाव से तहसील में जाता हूँ, अपना उसका कार्य करवाता हूँ। उसके पास अगर पैसे है तो मेरी व्यक्ति का पैसा देता है, क्योंकि मैं एक स्टार मेंटर में रहा हूँ और वर्तमान में स्टार मेंटर हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता किसान से कि इसके पैसे ये बनेंगे, मेरे को जो उचित लग रहा है ये इसकी सेवा है, मुझे लगता है कि इसकी सेवा बनी है तो दे सकता है। मेरे जो पैसा है ये है खुली किताब है। सुरेंद्र जी और सुरेंद्र जी और सरपंच साहब मैं आपसे सुरेंद्र जी और सरपंच साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या तहसीलदार साहब कल हमारे साथ लाइव पर आ सकते हैं? देखो सर, कल हम बात करते हैं एक बार, और बात करने के बाद ही कुछ बता सकते हैं। टाइम लेते हैं, अगर आ जाते हैं तो अपने लिए गुड है। एक बार बात करने के बाद ही बताते हैं तहसीलदार जी से। अगर तहसीलदार जी देखो, अगर आप लोग कह रहे हैं वो ईमानदार हैं, आप कह रहे हैं वो ये चीज है, तो कम से कम तहसीलदार जी के साथ जो इतने बड़ा मामला हुआ है तो तहसीलदार जी को लाइव पर आकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको किसी पे आरोप लगाने हैं, मगर तहसीलदार जी को इतना तो बोलना होगा कि अब मुझे या इस तरह की जो कृत्य होता है उनको समझने के लिए कम से कम प्रशासन को ईमानदारी से काम करना होगा और ऐसे लोगों को समझना होगा। पंकज जी मेरी परसों बात हुई थी आपसे, जब वो यहाँ से सामान लेके गए थे डिगोर से, उस टाइम पे मेरी बात हुई थी। आपका बटन म्यूट हो रहा है सर, आपका बटन म्यूट हो रहा है सर, आपका बटन म्यूट हो रहा है। साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, मेरे लिए क्या आदेश है। उन्होंने एक ही चीज कही कि मैं रेवेन्यू बोर्ड जाऊंगा, क्योंकि जो सरकार का आदेश है मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा। मैं रेवेन्यू बोर्ड जाने के बाद वहां ज्वाइनिंग दूंगा, उसके बाद मैं स्टे के लिए हाई कोर्ट जाऊंगा। स्टे मिले नहीं मिले ये बात की बात है, लेकिन मैं ऐसे मेरी बेइज्जती करा के नहीं बैठूंगा। ये सब थे उन्होंने, तो मेरे हिसाब से जहां तक आप लाइव की बात कर रहे हो वो आपके साथ जुड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगी, क्योंकि वो वर्तमान स्थिति में जो सस्पेंड की स्थिति है तो वो अपनी बात रखने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, मुझे जहां तक मानना है। लेकिन एक बार आपसे पंकज जी
पंकज जी बात करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं तहसीलदार साहब को, जो उनको सस्पेंड हुए हैं वो कुछ ही दिन में वापस ज्वाइन कर लेंगे और लगातार आपके बीच में वापस बने रहेंगे। मगर एक बार आप कोशिश करें उनको लाइव पे लेने की कोशिश करें। मेरा तो मानना ये है कि पब्लिक की सेवा जहां देनी है, क्योंकि वर्तमान में सेग्रीगेशन की स्थिति जो हुई है जमाबंदी हुई, किसानों की हालत आप तहसील दिगोद की मानना चाहोगे या फिर ऑनलाइन सिस्टम है, देखना चाहोगे कितने किसान है, कम से कम यूं मान के चलो पर पंचायत में हजारों किसान ऐसे हैं बेचारे जिनको यही पता नहीं है कि मेरी जमाबंदी में क्या स्थिति हो गई। आज भी मैं आपको एक खाता निकाल के देता हूँ, उस खाते की जमाबंदी आप चाहो तो आपके व्हाट्सएप पे या सुरेंद्र जी के व्हाट्सएप पे मैं भेज सकता हूँ, जिसमें गुर्जर समाज का खाता था जमाबंदी का, उसमें भीलों को जोड़ दिया गया है। उसकी छुट्टी के लिए वो आदमी दर भटक रहा है 15 दिन से। मैं आपको उसी की लाइन दिखा सकता हूँ या जमाबंदी सेंड कर सकता हूँ उसकी, जिसमें कंवरपुरा के बिलों को जोड़ा गया है। किसान उस छुट्टी के लिए क्यों भटकता फिरे? जांच करने की जिम्मेदारी किसकी थी? उसी चीज को उन्होंने फॉलो करने के लिए सब पे प्रशासन पे भी नेताओं पे भी दबाव बनाने की कोशिश की तहसीलदार के सामने, उसी को लेके इस इशू को बड़ा बनाया गया है। सुरेंद्र जी लाइव बात नहीं थी। सुरेंद्र जी लाइव को समाप्ति की तरफ लें। सुरेंद्र जी देखो सर, मैं सीधा एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहां पर राजस्थान की पहली तहसील दिगोद में मकान क्षतिग्रस्त का जो मिला है लोगों को या जो भी बजट आया है, पहली तहसील है जो दिगोद में आया है। ये तहसीलदार जी का बहुत ही बड़ा अच्छा कार्य था और इसी प्रशंसा के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। लाल जी भाई साहब और भी लोग जो हमारे लाइव पे जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके प्रयास से एक ईमानदारी का और सबका परिचय होगा और सच्चाई सामने आई। जय हिंद। जी सर, इसी के साथ मैं लाइव को समाप्ति की ओर लेती हूँ और मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि कल भी शाम 6 बजे हमारे चैनल पर लाइव जुड़े और अपनी बात और अपनी समस्या लाइव चैनल पर रखें। कल शाम 6 बजे, और हम वही कहेंगे जो सत्य है और जो हमेशा जनता के लिए होता है। ना डरते हैं ना रुकते हैं, सिर्फ जनता के लिए कार्य करते हैं। तो इसी के साथ मैं लाइव को समाप्त करती हूँ और शाम 6 बजे आप कल फिर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं।